अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे लॉग गेट के हवाले से। हमारी एकेडमी का ये चौथा टेस्ट है और ये भी 60 नंबर का टेस्ट है। इसमें हमने 4 चीज़ें कवर की हैं: सीपीसी, क्यूएसओ, पीपीसी और लीगल एथिक्स। 20 नंबर का सीपीसी का पोर्शन है, इसमें 20 नंबर का क्यूएसओ का पोर्शन है और 10 नंबर की पीपीसी है। 10 नंबर का लीगल एथिक्स का पार्ट इसमें दिया गया है। अब जैसे कि लास्ट भी हमारी वीडियोस चलती आ रही हैं, हम पहले टेस्ट कंडक्ट करते हैं, उसके बाद उस पर एक्सप्लेनिंग वीडियो होती है, एक्सप्लेनिंग लेक्चर होता है। उसका हमारा मकसद ये होता है कि जितने क्वेश्चन हमने पेपर में अटैम्प्ट किए हैं या जो तैयार किए हैं, उनमें जो हमारी गलतियां हैं या जितने क्वेश्चन हमने सही भी किए हैं, उनसे रिलेटेड कंसेप्ट भी हमारे तैयार हो जाएं। तो बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की। ये हमारा क्यूएसओ पोर्शन का पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, एविडेंस रिकॉर्डेड विदाउट ओथ इज एडमिसिबल, नॉट एडमिसिबल इन जुडिशियल प्रोसीडिंग। अब इसमें यह है कि जब जुडिशियल प्रोसीडिंग होगी, अदालत के अंदर कोई कार्रवाई हो रही होगी किसी ट्रायल में, उसमें जो ओथ है उस पर सारी एविडेंस होंगी, क्योंकि जो भी गवाह आएगा सबसे पहले वो ओथ देगा कि मैं जो भी कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा, अगर मैं झूठ बोलूँ तो मुझसे अल्लाह ताला नाराज़ हूँ। पहले कुछ और होता था, अब चेंज कर दिया गया है, थोड़ी सी अल्लाह से नरमी ले ली गई है। तो इसका यह है कि जो विदाउट ओथ प्रोसीडिंग होगी, जुडिशियल प्रोसीडिंग, एक वर्ड याद रखें साथ, जो विदाउट ओथ जुडिशियल प्रोसीडिंग होगी वो नॉट एडमिसिबल है, नॉन एडमिसिबल है। लिहाजा इसका जो आंसर है वो बी है। सारे भी लिखे जा सकते हैं, लेकिन अब एक लंबा सेंटेंस हो जाएगा, इस वजह से खाली उसका नंबर लिख रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 है जी, द पावर गिवन टू कोर्ट अंडर आर्टिकल 50 कानून शहादत इज पावर ऑफ द कोर्ट टू डिक्लेयर एनी विटनेस हॉस्टाइल। जो एक विटनेस को हॉस्टाइल करार देते हैं, मुनहरफ जो गवाह होता है, उसकी पावर जो है उसको क्या कहेंगे अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 50? तो ये स्टैट्यूटरी पावर है, प्रोहिबिटरी पावर है या डिस्क्रिशनरी पावर है? तो ये डिस्क्रिशनरी पावर है। ये भी आएगा उसमें, क्या कहते हैं, डिस्क्रिशनरी पावर। अब इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, when in a cross examination of a witness new things and facts appear, that then the party who produced the witness can give application to that court for। अब जब कुछ नई चीजें आती हैं केस में, नए फैक्ट्स आते हैं, तो उसमें क्या होता है, उसमें आप एप्लीकेशन देते हैं किसके लिए? री एग्जामिनेशन ऑफ सच विटनेस के लिए, कि इस विटनेस को मैं दोबारा री एग्जामिन करना चाहता हूं। लिहाजा क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर है वो ए है। आर्टिकल, विच आर्टिकल ऑफ द कानून शहादत प्रोवाइडेड दैट क्वेश्चन नॉट बी आस्क्ड विदाउट रीजनेबल ग्राउंड? कौन सा आर्टिकल है जिसके मुताबिक आप विदाउट रीजनेबल ग्राउंड क्वेश्चन नहीं कर सकते? तो वो आर्टिकल 114 है, 144। लीडिंग क्वेश्चन में बी आस्क्ड, जो लीडिंग क्वेश्चन है वो आप कब पूछ सकते हैं या कैसे? एट एनी स्टेज ऑफ एविडेंस, ड्यूरिंग एग्जामिनेशन इन चीफ या आफ्टर एग्जामिनेशन इन चीफ एंड ड्यूरिंग क्रॉस एग्जामिनेशन। इसका ऑप्शन जो है वो सी सही ठीक है, वो ये कहता है कि आफ्टर एग्जामिनेशन इन चीफ एंड ड्यूरिंग क्रॉस एग्जामिनेशन, यानी लीडिंग क्वेश्चन जो है वो आप क्रॉस एग्जामिनेशन में और एग्जामिनेशन चीफ के बाद पूछ सकते हैं। एग्जामिनेशन चीफ में नहीं पूछ सकते, क्योंकि उसमें तो वो चीज़ें वैसे ही वाज़ेह हो जाएंगी, तो ऐसा नहीं है। अब उसके बाद है हमारे पास, विच आर्टिकल ऑफ कानून शहादत डील विद द लेजिटिमेसी ऑफ चाइल्ड। एक बच्चे के जायज़ को किस आर्टिकल में करार दिया गया कि बच्चा जायज़ किस तरह होता है और नाजायज़ किस तरह होता है? इस चीज़ को कौन सा आर्टिकल डील करता है? इसका ऑप्शन सी था। ये आर्टिकल है जी 128, 128 आर्टिकल जो है वो लेजिटिमेसी ऑफ चाइल्ड के बारे में बात करता है। आर्टिकल 114 कानून शहादत डील विद द एस्टॉपल ऑफ। जो एस्टॉपल का कंसेप्ट है वो क्या है? डीड है, प्यास है, कंडक्ट एंड रिप्रेजेंटेशन है, कंडक्ट एंड रिप्रेजेंटेशन है। इसका भी सी है।
ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास है आर्टिकल 142 ऑफ द कानून शहादत डील विद, ये चीज़ें होल्ड में रखें कि लंबी डिबेट में निकल जाएंगे। कंपल्शन ऑफ ए विटनेस टू आंसर एनी क्वेश्चन, आर्टिकल जो 142 है वो इससे डील करता है। द कंपल्शन ऑफ ए विटनेस टू आंसर एनी क्वेश्चन, यानी इसका भी ए ठीक है। अब हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 9, विच आर्टिकल टू विच ऑफ कानून शहादत डील विद लीडिंग क्वेश्चन, यानी कौन से आर्टिकल से लेकर कौन से तक जो लीडिंग क्वेश्चन के मुताल्लिक डील करते हैं। तो ये है जी 136 से लेकर 138 तक। अब उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, ए डिजायर ए कोर्ट टू गिव जजमेंट दैट बी शैल बी पनिश फॉर ए क्राइम विच ए सेज B has committed, the burden of proof will be on A. A to prove B has committed crime, the court has committed crime, B that has not committed crime. अब जो बंदा इल्ज़ाम लगा रहा है जाहिर सी बात है उसी पर ही आएगा। हाँ, बर्डन ऑफ प्रूफ के मुताल्लिक सिंपल सा कंसेप्ट है कि जो बंदा एक चीज़ के मुताल्लिक कोई चीज़ क्लेम करेगा वो उसको साबित करे। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, रूल ऑफ स्टॉपल इज ऑफ रूल ऑफ एविडेंस प्रूडेंस क्रिमिनोलॉजी नॉन ऑफ दीज। तो ये एविडेंस का रूल है, ठीक है। क्या है एविडेंस तो है, इधर क्या है, चलें ये ठीक हो गया। अब उसके बाद है जी जो स्टॉपल को आर्टिकल डील करते हैं वो कौन से हैं और कहां तक हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, विच आर्टिकल ऑफ कानून शहादत डील विद स्टॉपल। तो ये आर्टिकल जो है 114 से लेकर 116 तक डील करते हैं, ठीक है। ये 3 आर्टिकल हैं, ठीक है, 14, 15, 16, ठीक है। उसके बाद है जी हमारे पास टर्म, द टर्म रेस जेस्टे मीन्स, इसका मतलब क्या है। क्वेश्चन नंबर 13, इसका मतलब है क्लोजली कनेक्टेड। जो चीज एक के साथ क्लोजली कनेक्टेड है उसको कहते हैं रेस जेस्टे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, एन अक्यूज्ड ऑफ ए मर्डर alleged that by reason of unsoundness of mind he did not know the nature of the act, the burden of proof is on A, prosecution, medical officer, none of these। यानी A पर चार्ज है कि उसने कत्ल किया और वो प्ली ये ले रहा है कि वो अनसाउंड माइंड बंदा है, पागल है। अब इसमें बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर आएगा, प्रोसिक्यूशन साबित करेगा, मेडिकल ऑफिसर साबित करेगा या ए साबित करेगा। प्ली कौन ले रहा है, ए ले रहा है, तो इट मींस जो प्ली ले रहा है वही साबित करेगा। क्वेश्चन नंबर 15, ओथ अपॉन विच एविडेंस नीड टू बी रिकॉर्डेड इन जुडिशियल प्रोसीडिंग इज जनरल ओथ, स्पेशल ओथ, ए बी या नॉन ऑफ दीज। तो ये जनरल ओथ होते हैं, इसके लिए कोई स्पेशल ओथ होता ही जनरल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है, आर्टिकल 164 ऑफ द कानून शहादत डील विद द प्रोडक्शन ऑफ एविडेंस दैट बिकम अवेलेबल ड्यू टू मॉडर्न डिवाइसेस, फॉर्मल डॉक्यूमेंट, पब्लिक डॉक्यूमेंट, नॉन ऑफ दीज। 164 जो है ये डील करता है मॉडर्न डिवाइसेस से जो चीज़ें लाई जाती हैं उसको। इसमें टेप रिकॉर्डेड है, कैसेट है, वीडियोस हैं, वो सारी चीज़ें जो मॉडर्न डिवाइसेस से आई जाती हैं। डिजिटल ये कह सकते हैं आप। 17, क्वेश्चन नंबर 17, any question suggesting the answer which the person putting it wishes or expect to receive is called question। informative question,
कंपिटिटिव क्वेश्चन और लीडिंग क्वेश्चन, जिसमें एक चीज की तरफ इशारा किया जाए, वो कौन सा क्वेश्चन है? लीडिंग क्वेश्चन। ऐसे ही है। स्टॉपल हैज काइंड्स, स्टॉपल की कितनी काइंड्स है? सिंपल सी बात है, उसके 3 ही आर्टिकल है और 3 ही काइंड्स है। यानी ये बात को याद रखिए ना, 14, 15, 16। और शाह साहब ये आपका गलत था। An investigating officer can refresh his memory from his diary as provided in which article? Article 155, 156, 7, 155। रिफ्रेशिंग मेमोरी, क्योंकि उसके पास वो सारे होते हैं ना, वो क्या कहते हैं, पुलिस फाइल होती है। अब उसके बाद है कानून शहादत ऑर्डर 1984 रिप्लेस्ड। अब कानून शहादत ऑर्डर को किस लॉ को रिपील करके चेंज किया गया या रिप्लेस्ड किया गया? तो ये लॉ ऑफ एविडेंस एक्ट 1872 है। 1872, 1872। हाँ जी। उसके बाद है जी, ये इंडियन नहीं था, ये बरसगीर का था। तो उन्होंने क्या किया कि जो उनको मुनासिब लगा अकॉर्डिंग टू दैट सिचुएशन, हाँ ऐसे उन्होंने इसको, वो क्या कहते हैं कि जो उस वक्त सिचुएशन थी जिस तरह वो बना सकते थे, उन्होंने फिर भी, मेरी बात सुने, कंप्लीट करने थे। अब उनको जो मुनासिब लगता था चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए, 1857 की जंग आज़ादी के बाद अब उन्होंने बरसगीर को कंट्रोल करना था। अब ऐसा तो था नहीं कि कोई एक मोहल्ला था, कोई एक कस्बा था कि बनी बनाई बातों पे काम करते रहते, लिहाजा कोडिफाइड लॉ बनाने पड़े। उनके पास इन लॉज को मेंटेन करने के लिए सबसे पीछे मैग्ना कार्टा और पता नहीं क्या क्या मिलता है। तो लिहाजा हम तो उसको फॉलो नहीं करते, क्योंकि हमारे प्रिंसिपल्स तो उससे भी पहले के हैं। लिहाजा जब पाकिस्तान सेपरेट हुआ तो पाकिस्तान को ज़रूरत महसूस हुई कि ये जो लॉ ऑफ एविडेंस एक्ट 1872 है, ये हमारी टर्म्स एंड कंडीशन को, इस्लामिक इंजंक्शंस को फॉलो नहीं कर रहा प्रॉपरली। इवन अच्छा है, लेकिन बाज़ चीज़ों में हमें प्रॉपर सपोर्ट नहीं कर रहा था। तो फिर हुआ क्या कि इसको चेंज किया गया कानून शहादत ऑर्डर में, और ये पाकिस्तान के लॉ का वाद ऑर्डर है, जिसको ना आगे से वो क्या कहते हैं अपोजिंग जिसकी की गई, और ना कुछ, ये एज इट एज ही ऑर्डर चल रहा है। ठीक है। अब एक चीज़ है कि इस किसी भी क्वेश्चन की बहस में मत जाएं। हर क्वेश्चन जो है कम से कम 10 से 15 मिनट की डिबेट चाहता है, और ये इससे हम डिट्रैक हो जाएंगे। उसके बाद है जी, हमारे पास पोर्शन शुरू होता है 20 के बाद सीपीसी का, 21 से। क्वेश्चन नंबर 21 है, ऑर्डर 41 रूल empowers appellate court is dismiss appeal without sending notice to lower court। कौन सा रूल है जिसमें बगैर नोटिस किए लोअर कोर्ट को, जो एपलेट कोर्ट है, वो क्या कर सकती है, अपील को रद्द कर सकती है या डिसमिस कर सकती है? तो वो रूल 11 है, रूल 11 ऑफ ऑर्डर 41। उसके बाद है, where a memorandum of appeal is admitted the appellate court or the proper officer of the court shall। जब एक अपील आती है एपलेट कोर्ट के पास, तो एपलेट कोर्ट या उसका स्टाफ जो है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 22 क्या करता है? तो वो इसका आंसर जो है वो बी है, shall endorse their on the date of presentation and shall register the appeal। यानी उस पर प्रॉपर डेट लिखेगा और उसको जो उसका रजिस्टर्ड बुक है, जो अपील वगैरह को मेंटेन करने का उनका रजिस्टर है सिविल ब्रांच का, उसमें मेंटेन करेगा। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 23, ऑर्डर 41 रूल 5(1) ऑफ सीपीसी डील विद स्टे ऑफ सूट बाय ट्रायल कोर्ट, स्टे ऑफ एग्जीक्यूशन बाय एपलेट कोर्ट, स्टे ऑफ एनी ऑर्डर
नॉन ऑफ दीज, तो इसका भी बी है, स्टे ऑफ एग्जीक्यूशन बाय एपलेट कोर्ट, स्टे ऑफ एग्जीक्यूशन बाय एपलेट कोर्ट। ऑर्डर 41 कंटेन्स रूल, क्वेश्चन है जी 24 ऑर्डर जो 41 है 41 नंबर ऑर्डर है, इसके रूल कितने? 37 रूल हैं इसके। अब उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 25, इस पर गौर कीजिएगा, ये कुछ लोगों ने ये भी गलत लगाया हुआ। एवरी अपील मस्ट बी साइन बाय पार्टीज प्लीडर बोथ ए एंड बी नॉन ऑफ दीज, यानी कोई भी अपील है, कोई भी प्लेंट है, कुछ भी है, तो वो किस से साइन शुदा होगी? वो पार्टी की भी साइन शुदा होगी और उसके प्लीडर की भी साइन शुदा होगी, यानी बोथ ए प्लस बी। उसके बाद हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 26, हसनैन जाओ डस्टर पकड़ो। 26 है जी क्वेश्चन नंबर। ऑर्डर 39 रूल 7 ऑफ सीपीसी कोर्ट पास इंटरलोकेटरी ऑर्डर ऑन इट्स ऑन मोशन या डिस्क्रिशन ऑन एप्लीकेशन ऑफ एनी पार्टी ऑन इंस्ट्रक्शन ऑफ द कोर्ट ऑफिसर नॉन ऑफ दिस, यानी जो अच्छा इसमें ऑर्डर 39 में एक चीज़ याद रखिए शाह साहब, इसके 10 रूल हैं जिसको हम स्टे का ऑर्डर कहते हैं, टेम्परेरी इंजंक्शन भी कहते हैं। 10 रूल हैं, पहले जो 5 हैं वो स्टे के मुताल्लिक है, टेम्परेरी इंजंक्शन के मुताल्लिक है, बाकी जो 5 हैं वो इंटरलोकेटरी ऑर्डर्स के बारे में। ये इस तरह की चीज़ें होती हैं जिनमें कोई चीज़ों का ख़राब हो जाना या गल सड़ जाने की वजह से आप इसमें कोर्ट से अपील करते हैं या इस्तदा करते हैं एप्लीकेशन देकर कि जनाब ये जो चीज़ें हमारे पास मैन्युफैक्चर हैं या जो हमने कलेक्ट कर ली हैं, वन टाइम के लिए हमें इनको सेल करने दें या कंज्यूम करने दें, उसके बाद के लिए स्टे मेंटेन कर दें। दोनों पार्टियों में से ए एंड बी में से कोई भी इसके लिए एप्लीकेशन दे सकता है, ठीक है। लिहाजा इसमें है ऑन एप्लीकेशन ऑफ एनी कोर्ट, बी इसका ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 26, इसका आंसर क्या है? बी, ऑन एप्लीकेशन ऑफ एनी पार्टी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 27, ऑर्डर 39 रूल 6 to 10 ऑफ सीपीसी डील्स, यानी ऑर्डर 39 का रूल 6 से 10 तक किसको डील करता है? तो ये डील करता है जी परमानेंट इंजंक्शंस, इंटरलोकेटरी ऑर्डर्स, फाइनल ऑर्डर नॉन ऑफ दीज, तो ये इंटरलोकेटरी ऑर्डर्स को डील करता है, ठीक है। 20 इसका भी है स्टे को, टेम्परेरी इंजंक्शन है, ये स्टे को डील करता है, लेकिन जो 6 से 10 है वो इंटरलोकेटरी ऑर्डर्स को डील करता है, यानी दरमियाना रास्ता निकालना। बात समझ लगी है? उसके बाद है क्वेश्चन नंबर, द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर हैज पार्ट्स, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के कितने पार्ट्स हैं? क्वेश्चन नंबर 28 है, तो इसके 11 पार्ट्स। द टर्म अपील मीन्स ट्रांसफर ऑफ केस फ्रॉम इंफीरियर कोर्ट टू सुपीरियर फॉर द पर्पज ऑफ चेकिंग क्रेडिबिलिटी ऑफ लोअर कोर्ट डिसीजन या ट्रांसफर ऑफ केस फ्रॉम वन कोर्ट टू अनदर कोर्ट। तो इसमें यह है, अच्छा बात सुने, क्वेश्चन नंबर 29 है, अपील की टर्म का मकसद क्या है? इसमें होता यह है कि जो आपका केस होता है वो लोअर कोर्ट से अपर कोर्ट की तरफ ट्रांसफर किया जाता है, ठीक है। सेम में अपील नहीं होती, रिव्यू होता है, लेकिन वो रिव्यू को पहले एक्सेप्ट नहीं करते। वो कहते हैं कि अगर आपके पास अभी अपील की पावर है तो आप उसको एक्सरसाइज करें, फिर आए किसी और चीज़ में। बात समझ लगी? अब उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है 30, 29 बता दिया ना, 29 ये है कि इसका आंसर ए है। आप अपील में जाते हैं लोअर कोर्ट से अपर कोर्ट की तरफ, यानी एपलेट कोर्ट की तरफ। 30 है जी, शाह साहब इधर गौर करें। क्वेश्चन नंबर 30, ऑर्डर 39 रूल 4 ऑफ सीपीसी डील्स विद
extension of injunctive order, discharge or setting aside of injunctive order cost upon defendant, none of these। तो जब भी टेम्परेरी इंजेक्शन के खिलाफ सेट असाइड की एप्लीकेशन आती है तो वो ऑर्डर 39 के रूल 4 के तहत आती है, यानी ऑर्डर 39 रूल 4। तो इसका आंसर हुआ बी। उसके बाद है जी हमारे पास क्वेश्चन 31। द टर्म डिक्री होल्डर इज डिफाइंड इन सेक्शन ऑफ सीपीसी। तो जो टर्म डिक्री होल्डर है, बेसिकली डिक्री होल्डर कौन होता है रॉबन? डिक्री होल्डर कौन होता है? हाँ जी, डिक्री होल्डर वो पर्सन होता है जिसके हक में डिक्री पास की जाए, और इसको सेक्शन डील करता है 2 का सब सेक्शन 3। ठीक है। क्वेश्चन है जी 32। नहीं, वो और होता है। जजमेंट डेब्टर वो पर्सन होता है जिसके खिलाफ जजमेंट पास की जाए। डेबिट की टर्म समझते हैं? 2 चीज़ें होती हैं, डेबिट और क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड। डेबिट वो चीज़ें हमारे खाते में होती हैं जो हमने अदा करनी होती हैं। क्रेडिट हमारे खाते में वो चीज़ें हो रही होती हैं जो जमा हो रही होती हैं। यानी जजमेंट डेब्टर कौन होगा? जो चीज़ें हमारे अगेंस्ट हैं। जिसके भी कोई चीज़ें अगेंस्ट होंगी या ऑर्डर या जजमेंट अगेंस्ट होगी, वो जजमेंट डेब्टर होगा। यानी हर सौखी टर्म में मैं आपको समझाऊंगा जितने भी हो सका। अच्छा जी, द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर वाज इन्फोर्स्ड ऑन। सीपीसी कब लागू हुई? 1 जनवरी, यानी 1 जनवरी 1909 को। क्वेश्चन नंबर है जी 33। द ऑर्डर ऑफ इंजंक्शन मेड अंडर ऑर्डर 39 रूल 1 and 2 of CPC after hearing the parties or after notice to defendant shall cease to have effect on the expiration of 3 months, 6 months, 12 months unless court extend। तो इसका था 12 मंथ, 12 मंथ, यानी इसका ऑप्शन है सी। क्वेश्चन है जी 34। For setting aside ex party order, affecting party needs to file an application, a fresh suit, a revision, none of these। एक केस के ऑर्डर को सेट असाइड करवाने के लिए आप एप्लीकेशन देंगे। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 35। व्हेन प्लेंटिफ अपीयर्ड डिफेंडेंट डज नॉट अपीयर एंड समन आर ड्यूली सर्व्ड, द कोर्ट में प्रोसीड एक्स पार्टी अगेंस्ट डिफेंडेंट एज प्रोवाइडेड द। कौन सा रूल है जिसके मुताबिक अगर डिफेंडेंट नहीं आता और उसके खिलाफ एक्स पार्टी डिक्री शुरू हो जाती है? क्वेश्चन है 35। तो रूल है, ऑर्डर कौन सा है जी? ऑर्डर 9 रूल 6 ऑफ सीपीसी। Question number 36. Affidavit with application of temporary injunction is first, second, third essential ingredient for granting temporary injunction। इंजंक्शन या टेम्परेरी स्टे, आर्जी स्टे देने के कितनी वो क्या कहते हैं असेंशियल इंग्रेडिएंट्स हैं? तो वो 4 हैं, 4। उसके बाद है जी हमारे पास As per order 9 rule 14 of CPC, no decree is to be set aside upon application without notice to opposite party, civil judge, district judge। तो क्वेश्चन 37 का ये है कि ऑपोजिट पार्टी, जब तक दूसरी पार्टी को नोटिस नहीं जाएंगे तब तक जो डिक्री है, आपके जो खिलाफ डिक्री है, उसको सेट असाइड मनसूख नहीं किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर है जी हमारे पास 38। Revisional power exercised by High Court or Court of Session is in nature of substantive power, discretionary power या personal power? Discretionary power, यानी इसका आंसर हुआ सी। क्वेश्चन नंबर है जी 39। सॉरी बी, डिस्क्रिशनरी पावर बी पे लिखा हो। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 39। ऑर्डर 9 ऑफ सीपीसी डील विद
अपीयरेंस ऑफ द पार्टीज, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन अपीयरेंस ऑफ द पार्टीज, बोथ, दोनों को डील करता है ये। इसका आंसर हुआ बोथ, यानी ए प्लस बी। क्वेश्चन है जी 40। ऑर्डर 39 ऑफ सीपीसी डील्स विद पासिंग ऑफ टेम्परेरी इंजंक्शन, पासिंग ऑफ इंटरलोकेटरी ऑर्डर्स, बोथ ए एंड बी, दोनों चीज़ों को डील करता है। इंटरलोकेटरी ऑर्डर्स को भी डील करता है और टेम्परेरी इंजंक्शन को भी डील करता है। यानी रूल 1 से 5 तक है टेम्परेरी इंजंक्शन, उसके बाद 6 से 10 तक है इंटरलोकेटरी ऑर्डर्स। क्वेश्चन नंबर है 41। 41 कहता है, अच्छा जी 41 से ऑनवर्ड हमारे पास स्टार्ट हो गई है पीपीसी, पाकिस्तान पिनल कोड। विच सेक्शन डील विद द पनिशमेंट फॉर लूटिंग हाउस, ट्रेसपास और हाउस ब्रेकिंग एट नाइट? तो ये है 456, 556। पनिशमेंट फॉर रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट इज प्रोवाइडेड, किस सेक्शन में रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट की पनिशमेंट दी गई? क्वेश्चन 42 के मुताबिक, तो ये है जी 342। उसके बाद एक सेक्शन 365 बी ऑफ पीपीसी डील विद किडनैपिंग एंड अबडक्टिंग वुमेन टू एक्सटॉर्ट प्रॉपर्टी, किडनैपिंग एंड अबडक्टिंग वुमेन टू कंपेल फॉर मैरिज। तो क्वेश्चन 43 है 365 बी, 365 बी जो है वो कंपेल टू मैरिज है, ठीक है। इसका आंसर लिहाजा क्या बना? बी सेक्शन है जी। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है 44। Whoever commits lurking house trespass after sunset and before sunrise is said to commit lurking house trespass, lurking house trespass by night, lurking house trespass by night। सिंपल सी बात है, इसमें इसका भी आंसर बी है। अच्छा ये भी गलत है जनाब। क्वेश्चन नंबर 45। एक कॉमन सी चीज़ है कि सन सेट होने के बाद, सूरज गरूब होने के बाद और सूरज तुलू होने से पहले जो बंदा किसी के घर में जाता है, हाउस ब्रेकिंग करता है, उसको लुकिंग हाउस ट्रेसपास एट नाइट ही कहेंगे ना, यानी रात का टाइम है। ऐसे ही है। मैंने सीपीसी के क्वेश्चन मिक्स किए हैं, मैंने पीपीसी के क्वेश्चन मिक्स किए हैं, इवन के इस दफ़ा क्यूएसओ भी मिक्स था, लेकिन आप लोग करते क्या थे? एक ठीक कर देते, दूसरा जाके गलत कर देते थे। मैंने जस्ट चेक क्या किया, मैं आपका माइंड देख रहा था कि एक्टिव माइंड होके बैठे हुए हैं या नहीं बैठे हुए। आप एक में कहते थे ठीक है लगा दिया, दूसरे में पढ़ा नहीं है कि इसका कंसेप्ट तो उसके साथ मैच हो रहा है। तो लिहाजा जब भी पेपर अटेम्प्ट करते हैं, स्पेशली एमसीक्यूज टाइप, अक्सर ऐसे 5-7 क्वेश्चन होते हैं जो एक दूसरे के साथ इंटरलिंक होते हैं। एक क्वेश्चन का आंसर जो है वो दूसरे क्वेश्चन की स्टेटमेंट बन रहा होता है। आप क्या करते हैं? आप पिछले क्वेश्चन भूल जाते हैं, जो हो गया सो हो गया, हम जान दो अगला ठीक हो जाएगा। उसके बाद है सेक्शन 360 पीपीसी डील विद, 360 किसको डील करता है? किडनैपिंग फ्रॉम पाकिस्तान या किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियन? तो इसका है जी किडनैपिंग फ्रॉम पाकिस्तान। सेक्शन है 360 पीपीसी, इसका आंसर है ए किडनैपिंग फ्रॉम पाकिस्तान। उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 46। विच सेक्शन ऑफ पीपीसी डील विद सेक्सुअल अब्यूज ऑफेंस? अब ये ऐसा क्वेश्चन था जो मैंने इसकी स्टेटमेंट कुछ मैं और बनाने लगा था, फिर मैंने कहा कि क्यों ना यही पूछा जाए। ये फिर मैंने खुद ट्रिकी सा क्वेश्चन बनाया और तरह से। मैंने कहा सेक्सुअल अब्यूज़ का पता होगा, तो अल्हम्दुलिल्लाह मोस्टली ही लोगों ने गलत, नहीं आपका ठीक है चले, सेक्सुअल अब्यूज़ को जो सेक्शन डील करता है पीपीसी का, वो क्या कहते हैं 377A। अब इसमें यह है कि इसकी जब स्टेटमेंट मैंने ऑनलाइन स्टूडेंट्स को पढ़ाई तो वो कहते हैं सर मैंने तो समझा था कोई गंदी गालियाँ लिखी हुई हैं तो मैंने कहा ये गंदी गालियाँ नहीं है, चीज़ें गंदी हैं लेकिन लॉ की सेंस में। उसके बाद है हमारे पास सेक्शन क्वेश्चन है 47। विच सेक्शन टू टिल फ्लॉ ऑफ पीपीसी डील विद मिसचीफ एंड इट्स वेरियस काइंड? मिसचीफ
के मुताल्लिक कौन से लेकर कौन सा सेक्शन डील करता है? 425 से 440 तक। अब हमारे पास है क्वेश्चन 48। Whoever unlawfully by the use or show of force or by threats of any kind seize or exercise control of an aircraft is said to commit confinement, high treason, hijacking। जो किसी जहाज को अपनी ताकत से, अपने जोर से, असले के बिना पर और दूसरे बंदे को डरा धमका कर एक जहाज को काबू में करता है, उसको कहते हैं हाईजैकिंग। इसकी सजा कितनी है रोबन? डेथ। ये हमारे टेस्ट का टॉपर होता है हर दफा। उसके बाद है 49। अननेचुरल ऑफेंस मींस, सेक्शन पीपीसी के मुताबिक अननेचुरल ऑफेंस की क्या डेफिनेशन है? इंटरकोर्स अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ नेचर, इंटरकोर्स विद ए वुमन थ्रू प्रॉपर वे, इंटरकोर्स विद एनिमल, नॉन ऑफ दीज। तो इसका है जी फर्स्ट ए, इंटरकोर्स विद अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ नेचर, जो नेचर के खिलाफ काम होगा वो क्या है? वो है जी अननेचुरल ऑफेंस है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 377 के मुताबिक। अब आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 50। सेक्शन 411 ऑफ पीपीसी डील्स विद डिसऑनेस्टली रिसीविंग ऑफ स्टॉलन प्रॉपर्टी, डिसऑनेस्टली सेल ऑफ प्रॉपर्टी, पोजेशन ऑफ थेफ्ट प्रॉपर्टी। तो इसका ये है कि आप जो डिसऑनेस्टली रिसीविंग ऑफ स्टॉलन प्रॉपर्टी यानी बदयांती के साथ जो चोरी किया हुआ सामान खरीदते हैं या रिसीव करते हैं वो है 411 पीपीसी। अब इस क्वेश्चन का जो एक्सप्लेनिंग वीडियो होती है ना हर पेपर की, वो होता क्या है कि एक तो आपका वो क्वेश्चन तैयार हो रहा होता है, उसके बाद बाकी जो जितने क्वेश्चन के साथ रिलेटेड कंसेप्ट होते हैं उनसे आप थोड़े से बरियो जुम्मा हो जाते हैं। आपको इस चीज़ का आइडिया हो जाता है कि ये कंसेप्ट इस क्वेश्चन को डील करता है या इस सेक्शन को डील करता है। अब आ गया जी हमारे पास लीगल एथिक्स। इसके एन एडवोकेट शेल नॉट ज्वाइन और कैरी एनी अदर प्रोफेशन, बिजनेस और सर्विस अंडर रूल्स। कौन सा रूल्स है जी? 175(1) 175(1). उसके बाद है जी हमारे पास क्वेश्चन 52 है। अंडर रूल्स 174A ऑफ द पाकिस्तान लीगल प्रैक्टिशनर्स एंड बार काउंसिल रूल्स 1976, एन एडवोकेट कैन नॉट यूज द वर्ड एक्स जज, एक्स अटॉर्नी जनरल, एक्स एडवोकेट जनरल, ऑल ऑफ अबव। इसका ये है ऑल ऑफ अबव, यानी डी। ये वाद क्वेश्चन है जिसका मैंने आंसर डी रखा होता। The main function of legal profession is to promote protection to accused, fight for plaintiff, administration of justice। तो इसका आंसर है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस यानी सी। क्वेश्चन नंबर है 54। The bar council may prescribe the standard of professional conduct, legal etiquettes to be observed by the advocate। तो इसका दोनों ही है, बोथ है, ए एंड बी। अब एक चीज़ याद रखिएगा, ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि लीगल एथिक्स को जो लॉ डील करता है वो कौन सा है। द पाकिस्तान लीगल प्रैक्टिशनर एंड बार काउंसिल रूल्स 1976। ये क्वेश्चन लाजमी आएगा इस दफ़ा पेपर में। उसके बाद है जी हमारे पास 55 क्वेश्चन। द ड्यूटी ऑफ एन एडवोकेट बाउंड टू हेल्प द कोर्ट टू फाइंडिंग एविडेंस ट्रुथ बोथ। तो एक एडवोकेट की ड्यूटी क्या होती है कि वो जज की या अदालत की मदद करता है, किसमें? इंसाफ करने में या सच तलाश करने में। होता ऐसे ही है, हम सच ही निकालते हैं, लोग मानते ही नहीं हैं क्या करें। क्वेश्चन नंबर 56 है। अगर आप मेरा वो लेक्चर सुन लें ना लीगल एथिक्स पे,
मैं बताता हूँ आपको, इसी हमारी एकेडमी के नाम से ही है, रईस लॉ एकेडमी के नाम। क्वेश्चन नंबर है जी 56। द लॉयर कैन सीक एडजर्नमेंट ओनली टू फॉर डिलीट द केस विद अल्टीरियर मोटिव फॉर प्रॉपर रीजन। अगर एक एडवोकेट ने किसी केस में डेट लेनी है, तारीख लेनी है, तो उसके पास कोई प्रॉपर रीज़न होनी चाहिए, ना कि ये नहीं कि केस को लंबा करने के लिए या कोई और मकसद। हम प्रॉपर रीज़न के अलावा बाकी हर रीज़न के लिए डेट लेते हैं लिहाजा इसका आंसर सी है, प्रॉपर रीज़न होनी चाहिए 57 क्वेश्चन नंबर है 57, 3 क्वेश्चन रह गए उसके बाद कर। ए लॉयर ट्रीट टू एडवर्स विटनेस। एडवर्स पार्टी का जो गवाह होगा, एक वकील को उसके साथ फेयरली पेश आना चाहिए, डिस्पेंसली पेश आना चाहिए, इम्पटिशली पेश आना चाहिए या लड़ाई के साथ। तो इसका होता तो ये है कि अच्छे अंदाज से पेश आए, लेकिन लॉयर हजरात गालियां भी देते हैं। फिर पता नहीं क्या होता है बेचारों को, जब तक उनके वो क्या कहते हैं ना, यूनिफॉर्म उनके साथ रहता है वो थोड़े से। अच्छा जी, इसको देखें। नो एडवोकेट इज ऑब्लाइज्ड टू एक्ट ईदर एज एडवाइजर और एडवोकेट फॉर every person who may wish to become his client. He has the right to decline professional employment. Every advocate upon his own responsibility must decide that what business he will accept as an advocate, what cause he will bring into court for plaintiff, which rules deal. इसको कौन सा रूल डील करता है इतनी बड़ी स्टेटमेंट को? 172, 3, 4, 5 171 डील करता है। नहीं, आपका ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59। When an advocate is a witness for his client except as to merely formal matters such as the attestation or custody of an instrument and the like, he should leave the trial of the case to other advocates. Which rule deals? यानी इसको कौन सा रूल डील करता है कि एक वकील को पहली बात तो यह है कि गवाह होना नहीं चाहिए किसी केस में। अगर वो एक केस में गवाह होता भी है तो वो केस को छोड़ दे। और इसको डील कौन करता है? इसको 157 डील करता है, 157 रूल डील करता है। लास्ट क्वेश्चन है जी आज के टेस्ट का। एन एडवोकेट शेल नॉट एडवाइस ए पर्सन हुज टेस्टिमनी कुड एस्टेब्लिश और टेंड टू एस्टेब्लिश ए मटीरियल फैक्ट टू अवॉइड सर्विस ऑफ प्रोसेस और कंसील हिमसेल्फ और अदरवाइज टू मेक हिज टेस्टिमनी अनअवेलेबल, टेस्टिमनी फेक, टेस्टिमनी रॉन्ग। अब इसमें यह कहना चाह रहा है कि वो एक वकील जो है, अगर उसको पता चल जाए तो वो अपनी पार्टी को कभी ये गाइड नहीं करे कि इस गवाह की गवाही से आपका केस आपके खिलाफ जा सकता है, तो लिहाजा वो पार्टी को कभी गाइड नहीं करेगा कि इस गवाह को ही गायब कर दो। लॉ ये कहता है वकील ये कहता है ए बंदा नहीं पहुंचना चाहिए इनू टेस्टिमनी अनअवेलेबल। क्वेश्चन नंबर 60 है, इसका आंसर है ए। ये जी था हमारा 60 मार्क्स का एमसीक्यूज टेस्ट। इसमें था क्या कि हमने सारे क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया, सब पर ब्रीफिंग दी थोड़ी बहुत, और इसी तरह हमारे पिछले टेस्ट भी पड़े हुए हैं, उन पर भी मॉक वीडियोस मौजूद हैं। लिहाजा अगर आप भी हमारा टेस्ट सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं या हमारे मॉक टेस्ट में हिस्सा लेना चाहते हैं तो आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।